गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर नए जोश के साथ। और जैसे कि आपको पता है नया चैप्टर क्या है, एनिमल किंगडम। अगर मैं बात करूं, हम लोग बात करें, मैं आपको बेसिक से लेकर के एकदम चलता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत सारे जीव जंतुओं को देखते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कौन है, वो कैसे है कैसे है। तो वैज्ञानिक पद्धति पे अगर हम किसी को बांटने की कोशिश करें तो हम लोग पूरा ए टू जेड सभी प्राणियों को समझ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हम लोग क्या कहते हैं, मनुष्य को जान जाते हैं, भेड़ बकरी कुत्ता वगैरह वगैरह। सर्फ क्या होता है, अंडे क्यों देते हैं, ये कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो ये सारी बात आज हम लोग जानने वाले हैं। इनका शरीर कैसे होता है, हम लोगों के शरीर से कैसे डिफर होता है, तो ये सारी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो लाइक कर देंगे, जल्दी सभी लोग आएंगे। ओके बेटा, चलो। तो सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत प्यार। तो सभी लोग आ जाएंगे। ओके बेटा। हाँ, सोनी सिंह ओके बेटा, भूमिका ओके, ठीक है जी। क्लास स्टार्ट किया जाए बेटा जी। तो आपको मैं पहले ही बताया कि कैसे हमको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा प्राणी जगत, बहुत सारे लोग हैं। देखो, बात ये है कि आपको समझ में नहीं आता कि हम किसी भी एनिमल किंगडम को कैसे पढ़ें या उसके बारे में कैसे समझें। ठीक है, तो ये जरूरी होता है बेसिक बात जानना, किसके आधार पर इनको बांटा गया। ये तो बात सबको पता होनी चाहिए। क्यों बेटा, सबको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि किस बेस पर हम प्राणियों को बांटते हैं, है ना। ओके, चलिए जी, बताइए बताइए बेटा बताइए। चलिए, राम 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 भैया, राम राम। ओके, राम राम। चलिए, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इसका पूरी डिटेल आपको समझा देता हूं। ठीक है, चलो। तो बेटा यहां पर आप लोग सोचेंगे, यहां पे आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा, अगर हम बोले कि 5 किंगडम, पता है ना 5 किंगडम। 5 किंगडम में हम लोग पूरी 5 किंगडम में हम लोग ये पढ़े थे कि पूरे संसार के पेड़ पौधे प्लस जंतुओं को 5 भागों में बांटे थे। पहला नंबर था, बार बार बताया, मोनेरा। ओके, दूसरा आपको बताए थे प्रोटिस्टा, तीसरा आपको बताए थे फंजाई, चौथा आपको बताए थे प्लांटी। ठीक है, और पांचवा आज है एनिमेलिया। ओके, तो यहां पर हम लोग जानेंगे, यानी जंतुओं को क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे यहाँ पे पूरे संसार में सबको बांट दिया गया, अब हम लोग जंतुओं को क्लासिफिकेशन करेंगे, जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे कि यहाँ पे कौन सा जंतु आते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं इसका इतिहास। इतिहास का मतलब ये होता है कि हमको समझ में आना चाहिए हम प्राणियों को कैसे बांटते हैं। एक एक पॉइंट पे अगर हम ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट पे अगर ध्यान देंगे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है ना। पूरी बात समझने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हम प्राणियों की उसकी शारीरिक संरचना, कोशिकीय संरचना पर ध्यान देंगे, उसके डाइजेशन पे ध्यान देंगे, उसके परिसंचरण पे ध्यान देंगे, उसके सम्मितियों पर ध्यान देंगे। जैसे मैं कहूं अगर कि हम अपने शरीर को बांटे, ध्यान देना, हम अपने शरीर को बांटे तो कैसे बांट सकते हैं, है ना। अपने शरीर को बांटे तो किस आधार पर हम अपने शरीर को 2 भागों में बांट सकते हैं। हम अगर किसी सर्प को ले उसको बांटे तो किस आधार पे बांट सकते हैं। हम लोगों की शारीरिक संरचना कैसे बनी है, सभी की शारीरिक संरचना तो कोशिकाओं से बनी, बहुकोशिकीय है तो सभी की शरीर की संरचना सभी की कोशिकाओं से बनी है। तो ये कैसे बनी है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए, एक एक पॉइंट देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए चलूंगा आगे, और एक एक पॉइंट पर आप लोग फोकस भी करना है, आपको फोकस करना है। ओके, तो आप लोग एक एक पॉइंट पर बेटा फोकस भी करेंगे कि क्या है प्राणियों के शरीर का वर्गीकरण, कैसे हम इसको समझ सकते हैं।
ओके चलिए, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वाले भाग पे पॉइंट करिए तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ बात है मैं इसको वो कर दिया कि आप स्पष्ट आपको दिखाई दिए। ठीक है, तो देखिए कह रहे प्राणियों की रचना एवं आकार में भिन्नता होती है। बात सही है, उसकी संरचना और उसके आकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय, जैसे हम लोग प्रोटोजोआ में पढ़े थे कि प्रोटोजोआ में एक कोशिकी यूकैरियोटिक वाले हैं। अब हम लोग जैसे प्राणियों में पढ़ते हैं तो प्राणी यानी एनिमल्स, ध्यान देना बेटा एक बात, क्या होता है एनिमल्स। एनिमल्स का जो शरीर है बेटा, शरीर जो है एनिमल्स का बहुकोशिकी है। बहुकोशिकी, बात समझना है कि बात बहुकोशिकी है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। सबसे पहले ये बात समझेंगे कि प्राणियों का शरीर बहुकोशिकीय नहीं मल्टी सेलुलर है। सिंपल बात, हम लोग प्राणियों में एकदम बहुकोशिकीय पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं बहुकोशिकीय है तो ऊतक बनेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलों का समूह, हम लोग कहते हैं द ग्रुप ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेल ना, बहुत सारे सेलों का समूह जो होता है जो सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन के होते हैं उसे हम लोग ऊतक कहते हैं ना। तो कोई जरूरी नहीं है, ये है ऊतक यानी टिश्यू बनाएगा, यानी ये कोशिका का समूह है बेटा। ठीक है ना, कोशिका का समूह। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि कोशिका का समूह ऊतक होता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि बेटा कोशिका का समूह ऊतक होता है। तो यहाँ पे ऊतक बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। जैसे स्पंज की बात करूंगा, अभी मैं उसके डायग्राम की बात करूंगा तो आपको स्पष्ट उसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आते हैं। प्राणियों का शरीर कहता है जो प्राणी का संरचना है और उसके आकार में भिन्नता होती है। क्यों? अब कह रहा है उनकी कोशिका व्यवस्था, यानी शरीर की कोशिका व्यवस्था। ठीक है, और शारीरिक सम्मितियां, सम्मिति मतलब कि जैसे हम शरीर को बांटना चाहे तो वो कैसे बट सकता है, और प्रागुहा की प्रवृत्ति, और पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं होती हैं। बात समझना, हम कहते हैं प्राणियों को जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, बांटते हैं, सर्प, स्नेक, पक्षी एक्सेट्रा, तो कुछ हमको समानताएं मिलती है और कुछ कोश की संरचना पे भिन्न भी होते। कहते हैं इनकी संरचना, इसकी आकार देखते हैं, संरचना देखते हैं तो इसमें भिन्नता पाई जाती है। बात समझना पूरी। जैसे देखिए अगर मैं कह दूं मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य में पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण पाचन होता है। अगर मैं कह दूं कि भैया क्या कुत्ते में पूर्ण पाचन होता है? बिल्कुल होता है। परिसंचरण होता है? बिल्कुल होता है। हम में परिसंचरण है तो उसमें है, लेकिन उसके आकार, उसकी संरचना और आकार में अंतर है कि नहीं? हम में और कुत्तों को देखो तो उसके संरचना और आकार में बहुत बड़ा अंतर है, यानी भिन्नता है कि नहीं? भिन्नता है। लेकिन अगर कहें कि लेकिन उसकी कोशिकीय व्यवस्था, मतलब उसकी शरीर सेलों से मिलकर बनी, बहुकोशिकीय ऊतकों से मिलकर बनी है, हमारी भी ऊतकों से मिलकर के बनी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात, शारीरिक सम्मितियों को भी ले लो, यानी कुत्ता अपने शरीर को ऐसे 20 से काटो, ऐसे 20 से काटोगे तो हम लोग 2 भाग में बट जाएंगे। हमारा शरीर जो है ऐसे 20 से काट दो तो प्रत्येक अंग जो है एक एक अंगों में प्रत्येक 2 भागों में बढ़ जाएगा, है ना। सम्मितियां भी, और कुत्ता को भी 20 से ऐसे काटो तो वो भी 2 भागों में बढ़ जाए, यानी सम्मिति सेम है दोस्त, सम्मितियां सेम है। ठीक है, और लेकिन कोशिकीय संरचना यानी उसकी आकार और संरचना डिफर है। और फिर आगे जाते हैं तो इसकी प्रागुहा की प्रवृत्ति, पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र उसमें भी होता है, हम में भी होता है। ठीक है, परिसंचरण उसमें भी होता है, हम में भी होता है। 2 तरीके का परिसंचरण बताया गया यहाँ पे, एक बंद परिसंचरण और एक खुला परिसंचरण। मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी जीवन में नहीं समझ पाओगे, ये बात को समझ लेना मेरी बात। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आएगी ना, प्रत्येक जितने भी एनिमल्स हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हो, उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बिन सोचे समझे। ठीक है,
बिन सोचे समझे आप उसको बांट सकते हैं और आपको दिखेगा कैसे बांटा जाता है। देखो मैंने कहा, एनसीईआरटी ने लिखा कि प्राणी यानी एनिमल्स यानी जंतुओं की संरचना और आकार में भिन्नता होती। बात सही है। उसके हम लोग देखिए कंपेयर करो, जैसे स्नेक, सर्प को ले लो, पक्षी को ले लो, हमको ले लो, कुत्ता को ले लो, भेड़ बकरी के, हाथी को ले लो, एक्सेट्रा, किसी को भी लोगे तो सब में भिन्नता होती है, आकार में भिन्न है भैया। लेकिन कहता है इसकी कोश की व्यवस्था सेम है। कोश की व्यवस्था मतलब उसका भी शरीर सेल से मिला है, हमारा भी, और ग्रुप ऑफ सेल बताया टिश्यू बना रहा, ऊतक बना रहा। चलो ठीक है, उसमें भी ऊतक है, हम में भी ऊतक है। शारीरिक सम्मितियों पे आते तो 3 सम्मितियां होती है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, असम्मिति, ठीक है, और द्विपाद सम्मिति। तो ये सम्मितियां में भी है। ठीक है, सम्मितियों में प्रागुहा है। प्रागुहा मतलब कि जैसे मैं प्रागुहा आपको समझा देता हूं। प्रागुहा की प्रवृत्ति, प्रागुहा मतलब कि जैसे हमारे शरीर है और शरीर को, इस पेट को चीरते हैं तो इसके अंदर खोखला और इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव कैनाल होता है और लीवर होता है, ये भरा होता है। तो एक खोखले भाग में भरा है। अगर इसमें सब में जुड़ा होता है, जैसे मेरा हाथ है, ये पेन ले लो, तो ये पेन में ले लिया इसके अंदर, तो ये गुहा बन गई कि नहीं, है ना। तो ये कह रहा है प्रागुहा प्रवृत्ति, पाचन तंत्र, ठीक है, ये सारी बात जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इस बात पे फोकस करेंगे। ओके, नंबर 2 पे अगर मैं आऊं, ठीक है, कह रहा है इस विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब यही विशेषता हम लोग देखते हैं कि किसकी संरचना क्या है, कैसे इसकी संरचना होती है, ठीक है, कैसा इसका आकार होता है, कौन से डाइजेशन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, पूर्ण पाया जाता है कि अपूर्ण पाया जाता है। देखिए 2 डाइजेशन होते हैं, अभी हम बात करेंगे। डाइजेशन नंबर 2 होते हैं, यानी पूर्ण पाचन, एक होता है अपूर्ण पाचन। पूर्ण और अपूर्ण में अंतर क्या होता है? जैसे अगर कोई जीव अपने मुख से, जैसे ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, जैसे इसका मुख है, कोई भोजन, ठीक है ना, अगर ये भोजन मुख से ले रहा है, किससे ले रहा है? मुख से ले रहा है, और ये क्या करता है, यहाँ पे डाइजेस्ट करता है, मुख से छोड़ भी देता है, तो इसे कहते हैं अपूर्ण पाचन, ठीक है ना, अपूर्ण पाचन के नाम से जानते हैं। अगर कोई जीव है बेटा, ठीक है, अगर कोई जीव मुख है, मुख से भोजन को ले रहा है, ठीक है ना, भोजन ले रहा है और इसमें एक संरचना बनी है और ये मुख से लेकर डाइजेस्ट करके भोजन को दूसरे ओर से छोड़ रहा है, ठीक है, तो इसे कहेंगे पूर्ण पाचन। ये हो गया पूर्ण पाचन। अब आप लोग बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मनुष्य में पूर्ण पाचन होता है कि अपूर्ण पाचन होता है? कौन बताएगा रे भैया, कौन बताएगा मनुष्य में पूर्ण पाचन होता है कि अपूर्ण पाचन होता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। तो आपको पूर्ण और अपूर्ण सब एक एक बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो मनुष्य में कौन सा होता है? पूर्ण पाचन होता है, क्योंकि मुख से खाना खाता है और एनस यानी गूदा से वो बाहर निकालता है ना, तो इसे कहेंगे पूर्ण पाचन। मनुष्य में पूर्ण पाचन होता है, ठीक है, कुत्ते में देखिए पूर्ण पाचन होता है, बकरी में देखिए पूर्ण पाचन होता है। तो एकदम सही बात है ना, आप देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए रे भैया, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, तब आपको ज्यादा मजा। एनसीईआरटी के जो वर्ड है, शब्द है, शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए और उसके डिफिनीशन पता होना चाहिए, तो आपको पूरा A to Z आ जाएगा। बहुत बड़ा भौकाल नहीं ना बाबू, ठीक है ना। हाँ, पूर्ण पाचन होता है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बताया जी 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 बेटा जी, पूर्ण पाचन होता है, मनुष्य में पूर्ण पाचन होता है। क्या बात है, सही बात। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, इन विशेषताओं के कारण इसको प्रयुक्त किया जाता है। चलो आगे चलना, हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, कह रहा है कि यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, कह रहा है कि एनिमल सभी बहुकोशिकीय हैं, कोई डाउट नहीं ना बेटा, क्योंकि हम लोग प्राणी में बहुकोशिकी ही पढ़ रहे हैं। हम लोगों का शरीर बहुकोशिकी से मिलकर के बना है, लेकिन कहता है अगर हम कहें एक कोशिकी की बात करें तो हम लोग प्रोटिस्टा में चले जाएंगे, ठीक है ना, प्रोटिस्टा में चले जाएंगे, प्रोटोजोआ वगैरह पढ़ेंगे जो एक कोशिकी होता है, सिंपल बात। लेकिन कहता है लेकिन एक ही प्रकार की कोशिकाओं के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब कह रहा है कि जैसे बेटा देखो बात ये होती, देखिए जैसे कहते हैं ऊतक क्या है, तो जैसे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना तभी समझ में आए। जैसे देखिए ये सभी कोशिकाएं एक सेम है, आकार में गोल है ना बेटा, ये आकार में गोल है ना,
यानी सामान्य आकार का है, सामान्य आकार की है। और बेटा अगर ये सामान्य फंक्शन करे, सामान्य कार्य करे, सामान्य कार्य का मतलब ये जो सेल कार्य करती ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, तो इसको हम कहेंगे टिश्यू है। क्या है? टिश्यू, यानी ऊतक है, ऊतक है, ऊतक है। लेकिन भैया ये कहता है हमारे शरीर में एक ही प्रकार के संगठन की कोशिकाएं नहीं होती है, मतलब कुछ सेलों का ग्रुप अलग काम करेगी, कुछ सेलों का ग्रुप अलग काम करेगी, कुछ सेलों का ग्रुप अलग काम करेगी, एकदम एग्जैक्ट है ना। तो जैसे मैंने कहा अगर ये मैं सेलों का समूह बना दूं बेटू, ये देखो बन गया ना, ये अगर मैं सेलों का समूह बना दूं, कह दूं कि ये देखो ये भी कोशिकाओं का समूह, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी कोशिकाओं का समूह है कि नहीं है? ये भी कोशिकाओं का समूह है। अब ये कोशिका अलग है, देखो ध्यान से, ये कोशिका अलग है, ये भी कोशिका है, ये अलग है, तो ये कोशिकाओं का जो समूह बन रहा है ये अलग ऊतक बनाएगा। क्या बनाएगा? अलग ऊतक बनाएगा, समझ रहे ना। ये कोशिका का अलग आकार है, सभी सेम में है, सभी का कार्य इनका अलग होगा, इससे अलग होगा और सभी सेम होगा, तो ये अलग ऊतक बना लेगा, है ना। तो कह रहा है शरीर बताना चाहता है आपसे कि ये भैया हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर के तो पूरा बॉडी बना ही है ना। जैसे नेल्स है, नेल्स भी डेड सेल होती है, बाल भी है, रोम होता है, ये सब डेड सेल होती है बेटा, हमारे शरीर से डेड सेल निकलती है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहने ना समझ पाएंगे, जैसे बहुत अच्छे से नहाए धो लो, बढ़िया आडा बहुत साबुन वाबुन खूब लगा लो, डिटॉल उटाल लगा के पूरा माइल ओइल छुटाए डाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कपड़ा पहन करके आप चाहे एसी रूम पे कहीं भी डस्ट ना हो वहां पे घुस जाइए, लेकिन आप 2-3 घंटे बाद ऐसे शरीर से मैल को ऐसे करेंगे ना तो निकल आएगा। मतलब क्या? ये मैल आया कहां से? तो ये डेड सेल है, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है, ये डेड सेल निकलती रहती है, समझ रहे ना। ठंडियों का मौसम देखे ना, चमड़ी उमड़ी निकलने लगती है। किसको किसको पता है बेटा? किसको किसको पता है ऐसी बात? ठीक है, तो डेड सेल, ये नेल्स जो होता है, जो बाल होता है, जानवरों को खुर होता है और सींग होता है ना, सींग होता है ना, क्यों मेरी सींग नहीं जामी है, ठीक है। तो ये सब का होता है, ये डेड सेल होता है। आगे चलो, तो ये कह रहा है लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। बात उसने एग्जैक्ट में लगे कि हमारे बॉडी में पूरे सेल, एक सेल है, सेलों का समूह है, लेकिन सभी सेल एक संगठन नहीं बनाते हैं। जैसे यहां पे देखो, मैंने कहा ये जैसे गोला वाला ले लो, तो ये अलग ऊतक बनाएगा, इसका कार्य अलग हो जाएगा, ये अलग ऊतक बनाएगा, इसका कार्य अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे कार्य अलग अलग कोशिका के संगठन के द्वारा किया जाता है। बात समझिएगा, तो अलग अलग कोशिका, जैसे डाइजेशन का जो काम होता है वो डाइजेशन सेल जो होती है वो आहार नाल में पाई जाती है, वही करेगी, समझ रहे हैं। जिसका काम होता है परिसंचरण को, परिसंचरण ही कराएगी। जिसका नाम एक्सक्रेशन को, उत्सर्जन को, वो उत्सर्जन ही कराएगी, समझ लेना। ये नहीं कि दिल, अगर दिल खराब हो जाए तो दिल पाचन में, चल भैया मैं पाचन कर इतना बेरोजगारी उनके पास नहीं है शरीर के अंगों के पास कि एक काम छूट गया चलो दूसरा कर लो। मनुष्य नहीं है, तो बहुत ईमानदार है और अपने पूरे जीवन काल में पूरे ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। आपको पता है ना, आपको पता है ना बेटा कि जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं कि 1 महीने में मनुष्य का हृदय बन जाता, मां के पेट में 1 महीने की शिशु में, भ्रूण में हृदय बन जाता, पूरे जीवन टुक 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 करता रहता। आप सोचिए, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, वो एक बेचारा पल भी, एक सेकंड भी नहीं रुक पाता। अगर वो कसम से 1 सेकंड के लिए रुक जाए ना तो हार्ट अटैक बोल देगा, बहुत मरने वाला है। सोचिए कितना ईमानदारी से काम कर रहा है। हम आप लोग कभी ईमानदारी से काम किए? पूरे जीवन जब तक मर नहीं जाएगा तब तक वो टुक टुक परिसंचरण करेगा। और आपको पता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, और कितने 1 सेकंड से भी कम में, 1 सेकंड से भी कम में भाई, कैसे 0.8 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम। अब कैसे कहते जोर निकाल लो, देखो सिस्टोल डायस्टोल, एक हार्ट बीट बोलते, हृदय का सिकुड़ना फैलना, एक हार्ट बीट होता है। अब एक हार्ट बीट में, अब सोचो 60 सेकंड होता है 1 मिनट में,
अब 72 बार से 75 बार धड़कता है। तो आप सोचिए 1 सेकंड से भी कम समय इसको सिकुड़ने और फैलने में लगा। आप सोचिए यार कितना हमारे शरीर में क्या क्या है, लेकिन कौन जानता है। लेकिन मैं आपको पूरी A to Z डिटेल बताऊंगा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जानते हो 11th का सिलेबस बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत कुछ सिखाता है हमको, नया नया चीज सिखाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा। देखो तो कह रहा है कि हमारा शरीर भले ही लेकिन कोशिकीय संगठन का है, लेकिन वो एक जैसा कोशिकीय संगठन नहीं। जैसे कह रहा उदाहरण, कह रहा स्पंज में कोशिकीय विखरे हुए समूह में होते हैं, अर्थात कोशिकीय स्तर का होता है। ए भैया कहता कि बहुकोशिकीय है स्पंज। स्पंज का डायग्राम देख लो मेरे भाई। ओ मेरे भाई सुनो 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 मेरे भाई, ध्यान से सुनना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से अगर मैं सुनूं, मैं आपको बताऊं कि जो स्पंज होता है ना बाबू, सुन लो, कह रहा है स्पंज होता है बहुकोशिकीय है, कोई डाउट नहीं, मल्टी सेलुलर है। मैं यहां लिख देता हूं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ओके, बहुकोशिकीय है, कोई डाउट नहीं है। कौन बहुकोशिकीय है? कौन? स्पंज, ठीक है ना। कौन भैया? स्पंज बहुकोशिकीय है, कोई डाउट नहीं ना। लेकिन इसमें ऊतक नहीं बनता अबे भाई ऊतक नहीं बनता, नहीं कोशिकीय स्तर का होता है, नहीं बहुत सारे सेल मिलकर के अपना काम चला लेते। कैसे? सुनो, अगर मैं देखूं तो हम लोगों की बॉडी में मतलब कि उसमें ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिली होगी। अगर कोई बच्चा बचपन में देखा होगा अभी, ठीक है, तो इसका देखिए बॉडी कैसे होता है। यानी स्पंज का मैं शरीर बना रहा हूं, ऐसे होता है, ठीक है। ये ऑस्कुलम होता है जिसको ऊपर कहते हैं ऑस्कुलम। इसमें पतले पतले धागे धोगे लगे रहे हैं भैया। जब इसको आगे चलूंगा स्पंज को पूरी बताऊंगा। तो इसमें देखो इनका बॉडी क्या, तो बहुत सारे सेलों का समूह होता है, एकदम सेलों का बेटा समूह, एकदम देखो सुंदर प्यार से देखिए, सुंदर से प्यार से, आंखों को भ्रमित मत करना, आपको ज्यादा मजा है। तो देखिए ये स्पंज है, स्पंज में मतलब इसका पूरा बॉडी जो होता है वो एक बेस होता है, नीचे एक बेस होता है, किसी पत्थर उत्थर से ये लगे होते हैं, समझो भाई, ये पत्थर से ऐसे चिपके होते हैं, नीचे इसका आधार होता है, बेस होता है। और इसमें जानते हो इनके पूरे बॉडी में छोटे 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 छिद्र होते हैं। अरे मेरे भाई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, समझो भाई। ए भाई सुन लो, ये कह रहा है छोटे छोटे पूरे बॉडी में पोर होते हैं। क्या होते हैं? पोर होते हैं जी, पोर होते हैं, ध्यान से सुने ना, छोटे छोटे इसके बॉडी में पूरे पूरे पोर होते हैं, ठीक है। अब इस पोर को ओस्टिया बोलते। क्या बोलते? ओस्टिया बोलते मेरे भाई। और देखिए ये ओस्टिया का काम क्या होता है, ये ओस्टिया क्या करता है? वाटर को खींचता है मेरे भाई, जल को ये खींचने का काम करता है। जो कहते हैं ये जल को बहुत सोखने का काम करता है स्पंज का, ठीक है ना। स्पंज मैंने सोखता होता है, सोखता सुने हो कि नहीं नाम? क्यों? सुखाने वाला। तो ये कहता है ये वाटर के ये खींचता है, और इसका जो गुहा बना बीच में ऐसे, जैसे मैं इसको शरीर काटू तो इसके बीच में जगह होगा, तो ये इसके अंदर गुहा टाइप में है। और ये आस्कुलम होता है, ये क्या होता है? आस्कुलम। आस्कुलम के द्वारा जल बाहर निकलता है। तो जल के साथ आए छोटे मोटे प्राणी को ये खाने का काम करता है, भोजन लेने। क्यों? अब इसके अंदर जैसे ये मेरे हाथ है, ये छेद है, इसमें से पानी गया और इसके यहां पे आ गया, इसके सतह पे। अब जो छोटे मोटे आएंगे यहाँ पे चिपक जाएंगे, इसको पर एंजाइम ये छोड़ देगा, मर जाएगा, खींच लेगा। मतलब कैसा जीवन है भाई, देख लो। इसे हम लोग स्पंज कहते हैं। और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दिया कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ओके जी, बताइए, बात समझ में आई ना बेटा? ओस्टिया काम होता है बेटा पानी को खींचना, ठीक है, पानी खींचता है। आस्कुलम का पानी निकालना होता है जी, सोनी, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़े। तो कह रहा कि जैसे हम स्पंज को ऐसे समझ सकते हैं, और वो कोशिकीय स्तर, यानी उसका बॉडी जो है बेटा वो कोशिकीय स्तर होता है, यानी कोशिकाओं का समूह होता है, कभी भी ऊतक नहीं बनाता है। लैब में कभी जाकर के देख सकते हैं। ओके, ठीक है। ये हाइड्रा नहीं मेरे बेटू, स्पंज है। कहां से आए हो तुम, किस दुनिया से? ये स्पंज का चित्र बनाया।
हाइड्रा, अरे यार मेरे भाई, हाइड्रा की अलग होती है संरचना, उसमें स्पर्शक होते ऊपर ऐसे टिन टुन चुन टुन ऐसे 6-7 निकले होते हैं। पहचानने की कोशिश करो, आंखों से देखो, मन में सोचो। ओके जी, हृदय बनने में कितना समय लगेगा? 1 महीने में हृदय बन जाता है बेटा। ओके जी, 1 महीने में बन जाता है। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी भूमिका करे, जूलॉजी। हाँ छोटे मोटे बातें थी, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सुनिए, मैंने कहा कि ये कोशिकीय संगठन का होता है, यानी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्राणी ऐसे भी हैं जो ऊतक के नहीं बने होते, जैसे हम लोग हैं, स्पंज ऐसा प्राणी है जो कोशिकीय संरचना का बना होता है। क्या याद करेंगे इसमें? याद करेंगे कि कोशिकीय संरचना का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकीय संरचना का। हमेशा याद रखें, स्पंज ऊतक का नहीं बना होता है, वो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन ऊतक नहीं बनाता है, और वही सेल का समूह स्पंज बना लेता है, कोशिकीय स्तर का होता है, और पूरी कोशिका मिलकर एक फंक्शन करते हैं, और उस तरह उनका जीवन चलाता है। स्पंज एक जंतु होता है, ना कि एक पौधा होता है। स्पंज क्या होता है? एक जंतु होता है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे ना? स्पंज एक जंतु होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पे आएंगे हम लोग, यहां पे, हाँ यहां तक आए थे। ठीक है, चलिए आगे। कोशिका के बीच में श्रम का कुछ विभाजन होता है, यानी कोशिकाओं के बीच बीच में, जैसे कहें कोशिकाओं के बीच में कुछ श्रम, यानी बहुत सारे सेलों के बीच में, अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, कह रहा है कि बहुत सारे कोशिकाओं के बीच में श्रम का विभाजन, बहुत सारी सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल है, उनके बीच में कुछ विभाजन होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है सिलेंट्रेटा कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक, ठीक है, क्या होती? अधिक व्यवस्थित अधिक होती है, उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर के ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। सेलेंट्रेटा की बात करते हैं। सेलेंट्रेटा पता है, सेलेंट्रेटा जो होता है वो उनमें एक बॉडी बनता है, एक शारीरिक संरचना बनती है, और बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक बनाती हैं। कहां से भैया? अब देखिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा रे मेरे भाई, उसमें पूछा है, अलग अलग आपसे पूछेगा कि किस किस जंतु में ऊतक संगठन बनता है। तो ऊतक स्तर किस में बनता है? सेलेंट्रेटा में। सेलेंट्रेटा के कोश की व्यवस्था अधिक विकसित होती है और ऊतक संगठन बनाता है, यानी बहुत सारे सेलों का समूह मिलकर के ऊतक बना लेता है, और अलग अलग ऊतक अपना अपना काम करते हैं। जैसे ये बहुत, यहां तक बहुत सारे सेलों का समूह, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। तो ऐसे हम लोग समझेंगे कि ऊतक अलग अलग बनने लगते हैं। ओके, चलिए, कह रहा है इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में पाया। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी चपटे कृमि जिसे बोलते हैं, इसमें क्या कहता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में और जो सेलों का समूह है और जटिल हो जाता है, और जटिल हो जाता है, मतलब कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में और जटिल होकर के संरचना बनाने लगता है। इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, फिर क्या, उच्च अन्य संघों में जिसमें ऊतक संगठित होकर के अंगों का निर्माण करता है, फिर अंग बन जाते हैं, और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करते हैं। तो इसमें देखिए 3 बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। एक तो ऐसे कह देंगे कि सर कोशिकीय स्तर का होता है ना, कोशिकीय स्तर का। तो कोशिकीय स्तर का कौन होता है बेटा? देखो, जो प्राणियों का शरीर है, सुन लो मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो पहले। जैसे मैंने कहा, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भैया जो शरीर है यानी प्राणियों का शरीर, यानी जंतुओं का जो शरीर है,
वो कोशिकीय स्तर का होता है। कैसे होता है? कोशिकीय, ठीक है ना, कोशिकीय स्तर का। कोशिकीय स्तर का मतलब बेटा इसमें बहुत सारे सेलों का समूह होगा। हमेशा कोशिकीय स्तर में क्या होगा? कोशिकीय स्तर में क्या होगा? बहुत सारे कोशिका का समूह होगा ऐसे, ओके, बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन इसमें सब कोशिकीय स्तर में काम करेगा। दूसरा अगर पॉइंट में बात करूं ऊतक स्तर का, किसका? ऊतक स्तर का। अब इसमें ऊतक बनेगा, बहुत सारे सेलों का समूह अलग अलग हो जाएगा, ऐसे 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 अलग अलग ऊतक मिलकर के काम करने लगेंगे, ठीक है, तो ऊतक स्तर का। तीसरा हम कहेंगे अंग, अंग तंत्र का, ठीक है ना, अंग तंत्र का, यानी बहुत सारे अंग मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं और वो बना लेते हैं। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि तीन कंडीशन में इसको समझ सकते हैं हम लोगों के। प्राणियों का पूरा शरीर भाई, कुछ जैसे स्पंज की बात करते हैं, स्पंज में कैसे होता है? कोशिकीय स्तर का, ठीक है। और ऊतक स्तर का हमने बताया था कि किसमें भाई? यह देखो, तुरंत आ जाओ, सिलेंट्रेटा में, ठीक है, सिलेंट्रेटा। और तीसरा होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। और उच्च वाले में, और आगे चलेंगे, उच्च वाले में शारीरिक संगठन बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है, फिर भाग बन जाएगा। जैसे अपनी बॉडी को महसूस करो, जैसे हम लोगों के कि हम लोगों की बॉडी भाग में बन रहा है, भाग, जैसे यहाँ पे सिर, धड़, वक्ष, अपेंडेज, ऐसे भाग में। सिर में कई अंग है, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे आर्गन है ना, छोटे छोटे। यहाँ वक्ष भाग में बहुत सारे आर्गन है। तो अंगों का समूह फिर बॉडी को दर्शाता है। यहां पे आए प्राणी में, जैसे कहता है एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, रज्जुओं से मिलकर के और शरीर का कार्य करता है। प्रत्येक तंत्र का विशिष्ट कार्य होता है और ये संरचनात्मक अंग तंत्र का स्तर बनाता है, यानी अंग तंत्र बना लेता है। जैसे कहा कि एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का भी ये संघ का नाम है। अभी मैं आपको पूरा A to Z लिख करके, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा आपको याद करना है और कंपेयर करना होगा किसमें क्या बन रहा है, बहुत प्यार से समझेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बता रहा हूं कि ये सारी बात आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पता होगा सारी बात, ठीक है ना, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। जब तक आपको ये सारी बात नहीं पता होगा तब तक आप हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये जंतु कैसे है, इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार के जटिलता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन, अपूर्ण और पूर्ण। देखिए, पाचन, पूर्ण और अपूर्ण, मैंने कहा कोई भी जीव है, यहां पे आपको अभी समझाया था, जैसे कोई जीव है बेटा, ठीक है, कोई जीव है, अगर उसका शरीर के मुख भाग है, माउथ है, और उस माउथ से भोजन लेता है, भोजन ले करके वो क्या करता है? भोजन को लेकर के पचाता है और पचा करके इसी मुख से बाहर छोड़ देता है, यानी भोजन को लेता है उसी से छोड़ देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण पाचन, ठीक है ना। क्या होता है? अपूर्ण पाचन होता है, जो कहता है एक बाह्य द्वारा होता है, यानी वो उसी मुख से लेता है उसी छोड़ देता है, अपूर्ण पाचन हो गया। फिर कहता है लेकिन जो पूर्ण पाचन होता है उस जीव में क्या होता है? उस जीव में मुख होता है और दूसरी तरफ उसका एनस होता है, एनस, ठीक है ना, माउथ और एनस यानी गूदा होता है, ठीक है, ये होता है मुख। तो इसे कहते हैं पूर्ण पाचन, इसे हम लोग कहेंगे पूर्ण पाचन। ओके, तो दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य होते हैं, एक मुख होता है, एक गूदा होता है, यानी माउथ और एनस होता है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो होता है, एक खुला होता है, एक बंद होता है। मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। खुला परिसंचरण किसे कहते हैं? बंद। मतलब देखिए, हम लोगों के बॉडी जैसे कोई तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, ध्यान से सुनना, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जैसे हम लोग ब्लड ले लो, ओके, तरल पदार्थ सब में ब्लड नहीं होता, जैसे हम लोग ब्लड रुधिर लेते हैं, जब बॉडी में को ब्लड यानी तरल पदार्थ किसी नलिका में घूमता है, ठीक है ना, किसी नलिका में जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, किसी नलिका में घूमता है, ठीक है, किसी नलिका में घूमता है भाई, ठीक है, ये ब्लड क्या करता है? किसी नलिका में घूमता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण। क्या कहते हैं? बंद,
ठीक है, बंद परिसंचरण। ओके, जब कहता है बॉडी हो, शरीर हो, ठीक है, जब शरीर कोई हो और शरीर कोशिकाओं का समूह है, ठीक है ना, ठीक है, ये देखो कोई ऐसा शरीर हो, दूसरा शरीर जिसमें तरल पदार्थ ऐसे 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 बिन नलिका के घूमता है, ठीक है ना, यानी बिन नलिकाओं के ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण। अब आप लोग को बताना है मनुष्य में बंद परिसंचरण होता है कि खुला होता है? कौन बताएगा मनुष्य में बंद परिसंचरण होता है कि खुला परिसंचरण होता है? बोलिए, जल्दी से बताइए, मनुष्य में बंद परिसंचरण होता है बेटा कि खुला परिसंचरण होता है? बताओ जल्दी से, कौन बताने वाला है? हाँ, आगे बंद होता है, बिंदु सिंह। ओके बेटा, बंद होता है, वेरी गुड, बंद होता है मनुष्य में। देखिए मनुष्य में जो ब्लड घूमता है एक रुधिर वाहिनियों में घूमता है ना बेटा, ऐसा नहीं कि ये पूरा ऐसे गुल 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 ऐसे देखेंगे तो पूरा ब्लड भरा है, कभी ये मत सोचना बेटा, ये बंद परिसंचरण होता है, ठीक है, मनुष्य में बंद परिसंचरण। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, बंद परिसंचरण मनुष्य में होता है, देख लो, ठीक है ना। अब खुला परिसंचरण देखो, खुला परिसंचरण में कोशिकाएं तैरती रहती हैं, तरल पदार्थ हम लोगों में ब्लड है, किसी में ब्लड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो जब तरल पदार्थ घूमता है, जैसे परिसंचरण क्या है, जैसे कहेगा कि परिसंचरण क्या है, तो जैसे एक बॉडी है, परिसंचरण क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, परिसंचरण कहा गया, परिसंचरण वह है जिसमें पूरे शरीर में कुछ तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, समझो, एक स्थान से बेटा दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते, अगर बाहर निकल जाए उत्सर्जन हो जाएगा, तो उसे कहते हैं परिसंचरण। बहुत सारे बच्चे ना जानते होंगे, उनको बता दो, जैसे हम ये बॉडी का शरीर, ये सिर है मान लो, ठीक है ना, ये नीचे का पार्ट है, धड़ भाग, अलग भाग, तो ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब जब तरल पदार्थ एक स्थान पूरे बॉडी में ऐसे च्यू च्यू करके घूमता रहे, ऐसे नहीं कि घूम करके बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, अगर घूमते रहेगा तो परिसंचरण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परिसंचरण। तो परिसंचरण कैसे होता है, बंद भी होता है, खुला भी होता है, यानी कुछ तरल पदार्थ नलिका में घूमता है तो बंद हो गया, और कुछ ऐसे ही एक स्थान से स्थान कोशिकाओं के तैराता रहता है, ऐसे घूमते रहते हैं, उससे खुला हो गया, वो नलिका विहीन होता है। तो दो टाइप यहाँ पे बताया गया, बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण। देखिए खुले परिसंचरण में कहता क्या है, सुन लो जो मैं अभी आपको समझाया, कह रहा खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है और कोशिका ऊतक इसमें डूबे रहते हैं क्या बात है, देखो इसमें जो कोशिका और ऊतक होते बेटा, वो क्या करते हैं, डूबे रहते हैं। क्यों डूबे रहते हैं, इसमें कहा गया ये पूरा इसमें डूबे रहेंगे, क्योंकि इसमें नलिका नहीं होता है, तो ये सब डूबे रहेंगे कि नहीं। देखो कह रहा हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, नलिका में नहीं, कहां पे, बाहर भेजा जाता है, नलिका में नहीं भेजा जाता। और ये कहता है सीधे बाहर भेजा जाता है, कोशिका और ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह इसी तरल पदार्थ में डूबे रहते हैं। ये हो गया, अरे मेरे भैया, खुला परिसंचरण। ओके, देखो कितना सिंपल। दूसरा नंबर आ जाओ, बंद परिसंचरण। अभी मैंने बताया बंद परिसंचरण क्या, रक्त का संचार हृदय से विभिन्न व्यास की वाहिनियों यानी नलिका के द्वारा होता है। नलिका के द्वारा हो गया ना, अगर हृदय है, मान लो ये हृदय बन गया, ठीक है, हृदय ये देखो, ठीक है, ये हृदय है, और हृदय से किसी नलिका, ये क्या है, नलिका के द्वारा हो रहा है, ये कह रहा है व्यास वाहिनियों के द्वारा हो रहा है, जैसे धमनी, सिरा तथा केशिकाएं, कैपिलरी, तो इसे कहते हैं बंद परिसंचरण। ओके, चलो ये बात समझ में आई, चल आगे बढ़ो बेटा।
फिर कह रहा है सम्मितियां, आए बाप रे, अब सम्मिति में आ जाएंगे। सम्मिति क्या होती है, मेरी बात समझ। जैसे हमने कहा कि जैसे भैया सम्मिति मतलब बांटना, बांटे इसको कैसे, अपने अपने आप दुनिया के जितने भी जंतु हैं इसको बांटने की कोशिश करो, काट काट के लाओ भैया, फरसा वरसा बल्लम फरसा जानते, फरसा है, फरसा नहीं जानते, चलो फरसा बल्लम लाओ, काटो, काट के देखो कैसे कैसे शरीर अंगों में बटा है। मेरी बात समझो, अब पूरी बात डिटेल से समझो। कह रहा प्राणी को समितियों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, ठीक है, जा सकता है प्राणी को। जैसे कह रहा है स्पंज असम्मिति होते हैं, असम्मिति होते। मेरे भाई अभी मैंने स्पंज बजाया, च्यूं 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 च्यूं, ऐसे बनाया था ना बेटा, ऐसे ऐसे स्पंज बनाया, और स्पंज को ऐसे बना दिया कि इसमें ये ओष्ठिया होता है, ये बेस होता है, किसी से ये चिपके होते हैं। इसको मैं स्पंज अभी जस्ट बनाया कि ये है स्पंज। ओके, अब देखो ये स्पंज है, अब इसको मैंने कहा कि बांटो। अगर तुम ऐसे बांटोगे, ऐसे बांटोगे, ऐसे बांटोगे, ऐसे बांटोगे, तो देखो चाहे जिस कंडीशन पे इसको बांटो, ये दो भागों में नहीं बट रहा, यानी ये बट ही नहीं रहा। अगर ऐसे काटोगे तो इधर एक हो गया, इधर दो हो गया, ऐसे काटोगे ना तो इधर इधर हो गया, ये इधर हो गया। मतलब ये किसी कंडीशन में असम्मिति होते, बट ही नहीं रहा, असम्मिति, ठीक है। अर्थात किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। किसी भी अक्ष, मान लो कहीं से भी इसको खींच लो, ये दो बराबर भागों में नहीं बटता है। जब शरीर को किसी भी रेखा से खींचो, दो बराबर भागों में ना बटे, तो उसे असम्मिति कहते हैं। क्या कहते हैं? असम्मिति। जैसे मनुष्य सम्मितियों में है, देखो यहां से लगाओ, ऐसे तलवार ऐसे काटते चले जाओ, शरीर एक आंख, नाक, कान ऐसे बढ़ता चला जाए। 16 दांत इधर, 16 इधर, 32 दांत, ठीक है, पूरे शरीर काट के देख लो, ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो फिर कह रहा है, यहां पे और तो नहीं है, ठीक, दो बराबर भागों में नहीं बांटती। फिर अगला कह रहा है, जब किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के यानी जंतुओं के शरीर को दो भागों में बांट देती है, तो इसे आरी सम्मिति कहते हैं, ठीक है ना। आरी सम्मिति की बात करते हैं, जब शरीर को दो बराबर भागों में बांट दे, तो देखिए ऐसे करेंगे ना, तो ये दो बराबर भागों में, अगर कहते हैं ये दो बराबर भागों में बट गया, ठीक है, यहां से काटो, जैसे स्टार फिश को दे दो, 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आधा, ये 1 2 3 आधा यहाँ पे, तो दो भागों में बट गया, ठीक है, दो बराबर भागों में, इसे आरी सम्मिति कहते हैं। जैसे सिलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा इसी सम्मिति में आते हैं, ठीक है, टीनोफोरा, सिलेंटेटा, इकाइनोडर्मेटा, तो ये सब होते हैं आरी सम्मिति। आगे चलते हैं, किंतु एनिलिडा आर्थ्रोपोडा आदि में गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, यानी दो समरूप दाएं और बाएं भाग में, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सम्मिति के नाम से जानते, किस नाम से बेटा? द्विपार्श्व सम्मिति। ओके, जैसे मनुष्य भी द्विपार्श्व सम्मिति होता है कि नहीं? मनुष्य क्या होता है? द्विपार्श्व सम्मिति। ऐसे बीच से काटो, यहां से ऐसे ऐसे, तो ये दो भाग बराबर भागों में बढ़ जाए, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, ठीक है, ऐसे करके च्यूं, ठीक, काट डालो सबको काट के देख लो तो हो जाएगा द्विसम्मिति। ओके, चलो कह रहे द्विकोणीय या त्रिकोणीय संगठन, यानी शरीर का जो संगठन है वो कैसे बना है, यानी शरीर का जो कोशिकाओं का शरीर, जैसे इसको काटे तो ये कैसे बना हुआ है। जिन प्राणियों में कोशिका दो भूरी स्तरों में व्यवस्थित होती है उसे बाएक्टोडर्म और तथा आंतरिक एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग द्विकोणीय कहते हैं। जैसे देखो ये 2, ठीक है, यहाँ 3 है, 3 कोणीय है। अगर शरीर दो बराबर, जैसे मैं अपने हाथ को काटूं तो ये ऊपर की कोशिका का समूह अलग हो जाएगा, बीच का अलग हो जाए और बीच का अलग हो जाए, तो त्रिकोणीय हो जाएगा। अगर दो ही कोशिकाओं के समूह से बना है, दो ही पट्टी, मेरे भाई ऐसे सुनो, जैसे चादर ले लो, एक चादर है, फिर एक चादर ऐसे लटका दो, एक चादर ऐसे लाओ, एक चादर हुआ, यानी चादर कैसे समझेंगे बेटा? मैं आपको बहुत हिंदी में समझाता हूँ। देखो ये चादर है, धागा है, बीच बीच को कोशिका मान लो, और कोशिका समूह ऊतक, एक चादर बन गया। ये एक चादर और लाओ, ठीक है, 2 चादर, तो द्विकोणीय हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विकोणीय। अगर 3 चादर है, कोई अंग 3 चादरों से मिलकर बना है, त्रिकोणीय हो जाएगा। एकदम सिंपल मेरे बाबू,
एकदम ठीक है, ऐसे हम लोग समझ लेंगे। फिर जैसे सिलेंट्रेटा के प्राणी जिनके विकास में त्रिकोणकी त्रिस्तर होते हैं, जिससे मीसोडर्म भी आ जाता है, त्रिकोणकी कहलाता है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स यहाँ तक होते हैं। ओके, फिर देखिए गुहा यानी शरीर के अंदर गुहा बनती है। जैसे मैंने कहा शरीर काटो, उसके अंदर कुछ खाली भाग होगा, गुहा। शरीर समितियों का आहार नाल, बीच में गुहा उपस्थित अथवा अनुपस्थित वर्गीकरण का महत्व होता है। मतलब कि जैसे अगर मैं अपने शरीर को ऐसे काटूं तो इसमें आहार नाल भरा है, यानी गुहा बना है, खाली स्थान होता है। ठीक है, किसी में गुहा होता है, किसी में गुहा नहीं होता है। ओके बेटा, बात समझ में आई ना सभी को? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, समझ में बात आई ना बेटा? बात समझ में आई ना? ओके, बोलिए जल्दी से। बात समझ में आई ना बेटा? जी आ गया सर। देखिए बहुत बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात से मैं आपको इसीलिए बताया कि बेसिक आप समझिए। जब बेसिक आप समझ जाएंगे बेटा ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। शरीर को कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया। और कल हम लोग चलेंगे, कल हम लोग आएंगे तो बताएंगे संघ के बारे में, कैसे संघ, क्या क्या अंतर है, ये सारी बात समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार। ओके बेटा चले, ओके बाय बाय सभी को।